हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में संघीय संसद। तो संघीय संसद के बारे में हम जानते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आता है। भारत का जो संसद है, अगर हम भारत के संसद की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिला के संसद का, भारत के संसद का निर्माण होता है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद और उसकी कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा सदस्यों की वो 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और न्यूनतम उम्र की बात करें कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 245 है। और 12 जो है सदस्य जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी संख्या है 1200। अस्थाई राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसका कार्यकाल 6 साल तक होता है। 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके जो सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के बारे में। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और राज्यसभा जो है किसी भी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन सकता है। उप सभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में रिक्त होने का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 90 में दिया गया है। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उप सभापति अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और उप सभापति त्यागपत्र किसको देता है, तो सभापति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं उप सभापति राज्यसभा के। अनुच्छेद 92 कहता है कि अगर सभापति या उपसभापति राज्यसभा के अगर सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का जो संकल्प है वो विचाराधीन है संसद में, तो दोनों जो है सभापति या उप सभापति ये पीठासीन नहीं होंगे। मंत्री परिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा अगर किसी राज्य सूची के विषय को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव से अगर वो ये बताता है, ये उल्लेखित करता है कि जो राज्य सूची का विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद जो है उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। हालांकि इस स्थिति में जो कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा उसका जो समय है वो 1 साल तक ही रहता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार रखती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, वो सिफारिशें दे सकती है। अब लोकसभा उसे उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा जो है वो किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और ना ही कोई संशोधन कर सकती है किसी धन विधेयक में। राज्यसभा के 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का अगर पहली बार गठन की बात करें तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था
वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अच्छा, ये डेट पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का पहला गठन जो है कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका की प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं होता है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी? 31। तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12, बिहार में 16, वेस्ट बंगाल में 16, केरल में 9 सीटें हैं, पंजाब, असम और तेलंगाना, इन तीनों में 7-7 सीटें हैं राज्यसभा में। उड़ीसा में 10 सीटें हैं, झारखंड में 6, महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 11, एमपी में 11, गुजरात में 11, एमपी और आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन तीनों में 11-11 सीटें हैं राज्यसभा की। राजस्थान में 10, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं राज्यसभा की। हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तराखंड में भी 3 सीटें हैं राज्यसभा की। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन सारी जगहों पे जो है कि एक सीटें हैं राज्यसभा की प्रतिनिधित्व के रूप में। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? तो 4 सीटें हैं, दिल्ली की 3 और पुदुचेरी की 1। अच्छा, यही 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश है जिनका की प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। बाकी जो संघ शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में नहीं है। संघीय संसद में अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रिवीजन इसी वीडियो से हो पाएगा। आप लोगों का तैयारी और अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। संघीय संसद में आगे हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे संसद का पहला या फिर निम्न सदन कहा जाता है। प्रथम सदन या निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है संसद का। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा जो है वो अपने ही सदस्यों में से 2 सदस्यों को चुनकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। लोकसभा जो है वो अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 500 थी और अभी कितनी है? तो अभी 550 सदस्यों की संख्या कर दी गई है लोकसभा में, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके लिए है और 20 जो सदस्य है वो संघीय क्षेत्रों से आते हैं। वर्तमान में जो है लोकसभा के में जितने भी सदस्य उनकी संख्या 543 है। 524 राज्यों से हैं और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अभी वर्तमान में जो है कि कितने राज्यों से आते हैं? 524 और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। नए परिसीमन के आधार पे शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 330 के अनुसार। 2001 में जो 84वां संशोधन हुआ था उस समय लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक की यथावत रहने का प्रावधान रखा गया था। 2001 में ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। तो 2001 में 84th संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया था। 61वां संविधान संशोधन में 18 साल की उम्र का व्यक्ति जो है वो वयस्क माना जाएगा और उसे मत देने का अधिकार
दे दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। 104th संशोधन जो हुआ था 2019 में, इस संशोधन में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके सुबह ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि जब से संविधान बढ़ा है, इस आरक्षण को 10-10 साल के लिए जो है बढ़ाते जाया जा रहा है। अब देखते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। चौथा, वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ज़रूरी सी बात है भाई, पागल और दिवालिया होगा तो लोकसभा में जाकर के क्या ही कर लेगा। लोकसभा की बात करें तो ये एक अस्थाई सदन है और प्रधानमंत्री की सलाह पे या फिर परामर्श पे राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को समय 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल तक चलता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें तो वो सलाह दे करके राष्ट्रपति से लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल पूरी होने से पहले भी भंग करवाया जा सकता है। और आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि 1976 में एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो 1976 में ऐसा किया गया है कि 2 बार 1-1 साल के लिए जो है कि लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया? 1976 में। लोकसभा व राज्यसभा का जो अधिवेशन है और स्थगन है, इसका अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं और उनका स्थगन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति वह संख्या है जिसमें कि कोई भी सदन जो है कि अपनी कार्यवाही को प्रारंभ कर सकती है। और वह कितनी संख्या होगी? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। अगर इतने सदस्य उपस्थित हैं सदन में तो कोई भी विधेयक पे विचार किया जा सकता है, अन्यथा सदन को स्थगित कर दिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत आता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन? तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दोनों सदनों को का संयुक्त बैठक जो है कि बुला सकते हैं। और संयुक्त बैठक जो है वो केवल साधारण विधेयक के विषय में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में अलग अलग ये विधेयक पास होना अनिवार्य है। इन दोनों विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। लोकसभा के विघटन में अगर राष्ट्रपति ने ये सूचना दे दी है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाना है और उस बीच में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और जो विधेयक पारित होना है वो विधेयक पारित होगा। राज्यसभा में अगर कोई विधेयक है, वो राज्यसभा में लंबित विधेयक है और लोकसभा में पारित नहीं हुआ है और उसी स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। विधेयक अगर लोकसभा में लंबित है और राज्यसभा में पारित हो चुका है तो और उस स्थिति में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20। 20 जो प्रश्न है वो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है एक दिन में लोकसभा में पूछे गए। लोक धन विधेयक के बारे में अगर कोई अंतिम निर्णय है तो वो लोकसभा के द्वारा ही लिया जाएगा कि वह धन विधेयक है या नहीं। वैसे तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है कि
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इसका अधिकार नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर जो नई लोकसभा की पहली बैठक होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो कि जो नए जो सदस्य होते हैं निर्वाचित होकर के आए होते हैं उन्हें शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर ही हैं जो कि जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, हालांकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ लेते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो है तब तक स्पीकर बना रहता है जब तक कि लोकसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुन लेती है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में, अगर किसी भी स्थिति में लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो तब तक अपना त्याग पत्र नहीं देंगे जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती और उसके अध्यक्ष को चुन लिया नहीं जाता है। पहली जो लोकसभा हुई थी उसका कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से शुरू होकर के 4 अप्रैल 1957 तक था। पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 17 अप्रैल 1952 से शुरू होकर 4 अप्रैल 1957 तक था। और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। अब इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवी मावलंकर तो बहुत बार पूछा गया है। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहला लोकसभा था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अच्छा, राज्यसभा से एक पॉइंट रह गया था कि राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति वो कौन हुए थे? तो एस वी कृष्ण मूर्ति राव ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हुए थे। कौन? एस वी कृष्ण मूर्ति राव। लोकसभा में अगर विपक्षी दल की बात करें तो लोकसभा में विपक्षी दल वो होगा जो कम से कम 55 सदस्य का दल होना अनिवार्य है, तभी उसे विपक्षी दल माना जाएगा लोकसभा में। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनके कार्य को देखते हैं तो वो लोकसभा के जो सदस्य हैं सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करते हैं, उन प्रश्नों को नियमित करते हैं और उन जो प्रश्न उनसे सदस्यों द्वारा पूछा जाता है उनको नियम के विरुद्ध घोषित करते हैं अगर उनके प्रश्न नियम के विरुद्ध हैं तो। उसके बाद जो है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाना चाहिए। लोकसभा की अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विधेयक विचाराधीन है तो उस पे बहस को रुकवाने का अधिकार है। सदस्यों को भाषण देने की अनुमति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। उनके उनके भाषण की समय सीमा को निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन सा सदस्य जो है किस विधेयक पे कितनी देर भाषण देगा, इसकी अनुमति जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। जो विधेयक होते हैं उन पे मतदान करवाने का अधिकार है और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मतदान के बाद भी कुछ निर्णय नहीं निकलता है तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत देते हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया है तो विधेयक की प्रकृति पे न्यायालय या फिर राष्ट्रपति जो है वो विचार नहीं किया जाएगा उनके द्वारा। अब देखते हैं कि संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें कौन कौन सी हैं। तो स्थगन प्रस्ताव की बात करें,
अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थगन प्रस्ताव जो है वो संसद में कौन ला सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव जो है वो संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव जो है सदस्यों द्वारा नहीं लाया जा सकता है संसद में। और स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करना। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पे बहस करना। और स्थगन प्रस्ताव जो है वो शाम के समय में लाया जाता है, शाम में 4 बजे के आसपास। संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता और अयोग्यता संबंधित प्रश्न जो होते हैं उसका अंतिम निर्णय जो है कौन लेता है? तो संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के का जो से संबंधित प्रश्न का अंतिम निर्णय चुनाव चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता और अयोग्यता का से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेते हैं। किसकी सलाह पे? चुनाव आयोग की सलाह पे। अगर कोई सदस्य 60 दिन से अधिक संसद के अधिवेशनों से अनुपस्थित है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है अनुच्छेद 101 के 4 के तहत। संसद सदस्य जो हैं वो संसद बैठक के पूर्व या फिर बाद के 40 दिन तक जो है उन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति दी जाती है। संसद के जो सदस्य हैं उन्हें संसद की बैठकें जब शुरू होती हैं तो पूर्व या फिर बाद के 40 दिनों के दिन तक जो है कि उन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति दी जाती है। हाँ, ये जो मुक्ति है वो सिर्फ सिविल मामलों में दिया जाता है, आपराधिक मामलों में उन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति नहीं दी जाती है। अपराधी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य निर्णय देने का जो निर्णय है वो संसद द्वारा तय किया जाता है। ये संसद तय करती है कि जो अपराधी घोषित व्यक्ति है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है या फिर नहीं, ये संसद द्वारा ही तय किया जाता है। संसद का जो कार्य है वो या तो हिंदी में हो सकता है या फिर अंग्रेजी में हो सकता है अनुच्छेद 348 के तहत। अनुच्छेद 384 का 80 अनुच्छेद 348 कहता है कि संसद का जो कार्य है वो या तो हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में, लेकिन जो संसद के अध्यक्ष हैं सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, अगर वो हिंदी या फिर अंग्रेजी में बोलने में असमर्थ हैं तो वो अपनी मातृभाषा में जो है कि संसद को संबोधित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नए संसद भवन के बारे में, जिसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है नए संसद भवन की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई थी। और उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका जो संसद भवन जो है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में जो है कि बनाया गया है। डिजाइन इसका किसने बनाया था? तो विमल पटेल ने इसका डिजाइन बनाया था और निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण पूछा गया है ये क्वेश्चन कि नए संसद भवन का निर्माण जो है वो किसके तहत किया गया है। अच्छा, संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पे 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं कि इसके बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो संसद भवन जो नया संसद भवन बना है उसके जो तीनों मुख्य द्वार है वो जल, थल, नभ को समर्पित है और इनके जो है कि अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। कौन कौन से? कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिए गए हैं। इसका जो निर्माण है संसद भवन का, इसका निर्माण राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से
किया गया है। छत पे इसकी राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है। राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है नए संसद भवन की छत पे, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और जो कि कांस्य मटेरियल से बनी हुई है। लोकसभा कक्ष जो है, लोकसभा कक्ष में जो है कि 888 सीटों का निर्माण किया गया है और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों का निर्माण किया गया है। अब इतने जो प्रतिनिधि हैं उनके बैठने की जगह बनाई गई है। लोकसभा में कितने, तो 888 और राज्यसभा में कितने, तो 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। नंदी के साथ साथ जो है पवित्र संगोल की स्थापना की गई। मोदी जी के द्वारा जो है कि नंदी के साथ नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की गई। अब संगोल की बात करें तो संगोल का जो हिंदी अर्थ होता है वो राजदंड होता है। ये चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण की पहचान माना जाता है। संगोल जो राजदंड है उसकी लंबाई जो है 5 फीट है और ये इसके शीर्ष पे नंदी बैल बनाया गया है जो कि न्याय का प्रतीक माना जाता है। आंतरिक हिस्सा जो है लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पे आधारित है। और नए संसद भवन के परिसर में जो है बरगद वृक्ष का की भी स्थापना की गई है, लगाया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। स्टूडेंट आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।